लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें जान होती है, जो सांस ले सकता है, जो जिंदा रह सकता है, जो चल सकता है या कुछ भी हो, चल नहीं भी चल सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हम बहुत बेसिस पे डाइवर्स बोल सकते हैं कि उसका कद कैसा दिख रहा है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो दिखता कैसा है, चल सकता है या नहीं चल सकता है, मोबाइल है या नहीं मोबाइल है। तो इस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, क्योंकि हम सबको एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन आंसर से आपको चैप्टर भी बहुत काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप चैप्टर भी रीड करते तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर 7 है, साइंस बुक का। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत विविधताएं हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम डिवाइड ही क्यों करते हैं, क्यों क्लासीफाई करते हैं, वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, क्यों हम एक एक करके रीड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना लाइफ फॉर्म्स है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन टू 13 मिलियन के आसपास है, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो सबको एक एक करके आपको डिस्कस करने हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी किताब में एक चैप्टर हो, उसमें 13 करोड़ जीव जंतु के बारे में हो, आप रीड कर पाओगे या समझ पाओगे, या इवन बनाने में भी कितना मुश्किल होगा, सबको जानना है ऐसे ऐसे, तो इतना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इवन जो लिखेगा उसके लिए भी, जो रीड करेगा उसके लिए भी, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब सही नहीं रहेगा। तो लाइफ फॉर्म्स इतना है कि एक एक करके हम डिस्कस करें तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते कुछ बेसिस पे। जैसे मान लो अगर सिमिलैरिटी देखते हैं कि इसका चलो हाइट, इसमें देखते हैं कि इसका हाइट सेम है, इसमें मोटाइल है, तो चलो एक साथ, जैसे एनिमल को एक साथ हम कर देते हैं, प्लांट को हम एक साथ कर देते हैं। फिर इसमें भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि चलो एक टाइप के स्पेसीज को एक जगह कर लेते हैं। दस ह्यूज रेंज ऑफ दिस लाइफ फॉर्म मेक्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम वन बाय वन। नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इतना डिफिकल्ट, इतना, जैसे हमने पहला डिस्कस किया जिसमें एनिमल का पार्ट डिस्कस किया, नेक्स्ट हम डिस्कस करें प्लांट वाला डिस्कस करें, तो कितना आपको कोई रिलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एटलीस्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई इस बॉक्स में सिर्फ वही रखेंगे जो कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड हो, ऐसे। देयरफॉर वी लुक फॉर द सिमिलैरिटीज among them and classify them into different classes to study them different classes as a whole। हाँ, ऐसे कर देंगे, एक क्लास बनाएंगे, इसमें सिर्फ सेम टाइप का सिमिलर को रखेंगे, दूसरा क्लास बनाएंगे सिमिलर को। तो एक बार ये क्लास हम ओवरऑल डिस्कस कर लिए तो हमें पता चले ओ इस क्लास में तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को जो हमारी ज़रूरत बन गई है। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन द लाइफ फॉर्म्स। मतलब आपको सिंपल बताना है कि भाई किस वेरिएशन के आधार पे आप क्लासीफाई करते हो, मतलब कुछ वेरिएशन है ना जिसके आधार पे आप क्लासीफाई करते हो, तो वेरिएशन बताओ ना। मतलब अगर आप एक बॉक्स में किसी एक टाइप के रखते हो तो उसमें किस बेसिस पे रखते हो, बेसिस बताओ, वेरिएशन का टाइप क्या है। तो सबसे पहला वेरिएशन हम देख लेते हैं साइज के बेसिस पे देख लेते हैं कि कुछ का साइज देखो, कुछ का साइज देखो, टॉल ट्री देखते हो जो 100 मीटर का भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, बहुत छोटा होता है। तो एक तो देख लेते हैं कि अब साइज के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। चलो, जो ज़्यादा साइज का एक साथ, जो छोटा साइज का माइक्रोस्कोपिक को एक साइड एक बॉक्स में रखते हैं। क्लियर? उसके बाद कलर, शेप, साइज जैसे जैसे ये हम देख लेते हैं। फिर हमें ये भी तो देखता है कि स्नेक का साइज या शेप, कलर अलग होता है, लिजार्ड का अलग होता है। तो हमें क्या कर दिखता है, रेंज ऑफ वेरिएशन का एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो 3 एग्जाम्पल हमें जो सामने दिखता है ना उसको बस लिख देना है। तो हमने देखा कि यार सांप, स्नेक कुछ और तरीके से दिख रहा है, लिजार्ड कुछ और तरीके से, हमने इसको भी लिख दिया अपने एग्जाम्पल में। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जिसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, और हमारे सामने एक पेड़ भी है। तो
तो देख लिया हमने कि कितना वेरिएशन है। उसके अलावा हमने देख लिया कि कुछ जानवर ऐसा है जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, जैसे क्रो का लाइफ स्पैन 15 साल है, लेकिन अगर वही बात करें पैरट का लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो किस स्पेसिफिक, ये तो ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप अपने मन से एग्जाम में लिख देना कुछ भी, क्योंकि आपने इतने देखे होंगे कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा ना। उसके बाद सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि which do you think is more basis characteristic of classifying। तो आप बताना कि इन दोनों में कौन बेसिक कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे पहला कि कहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हो तो यानी कि आप इसका क्लासीफिकेशन ऐसे करोगे कि जो अंडमान और निकोबार में रहते हैं उसको यहाँ पे रख दो, भाई फिर भी रिलेशन नहीं ना बनेगा। और दूसरा है कि आप किस सेल से बने हैं, कैसे बने हैं, उस बेसिस पे क्लासीफाई कर दो। तो यहाँ पे आप जैसे अंडमान और निकोबार में कुछ लाइन मिला, सेम लाइन बंगाल में भी मिल रहा है, जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें मिला है। तो आप देखो क्लासीफाई किए, लेकिन सेम जीव जंतु इधर भी रह रहा है, तो फिर ये और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कभी भी प्लेस के आधार पे हम क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द काइंड ऑफ सेल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग। मतलब किस टाइप के सेल से बना है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, रादर देन कि आप हैबिटेट पे जाए कि कहाँ पे रहता है। नहीं भाई, दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ सेल वी कैन क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स। देखो इसका मतलब सिंपल होता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मतलब सिंपल होता है। देखो मैं इसका दोनों का डिवीजन थोड़ा कर देता हूँ। एक होता है प्रो का मतलब आपको नहीं लगता, प्रो का मतलब थोड़ा प्री वाला है, प्री मतलब थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब है, तो यहाँ पे सेल तो है लेकिन सेल में अभी तक न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ। देखो एक सेल होता है, सेल मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर पहले यहाँ पे जो लिक्विड टाइप का होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिससे एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए, इसी न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए एड्रेस वगैरह होता है, आरएनए वगैरह होता है। तो जो प्री वाले होते हैं ना प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस डेवलप होते ही नहीं हैं, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपने देख लिया कि दोनों तो है यूनिसेलुलर, ध्यान देना, जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है दोनों यूनिसेलुलर हैं, मतलब और सेल के बेसिस पे आप डिवीजन कर दे, एक में न्यूक्लियस है दूसरे में न्यूक्लियस नहीं है, तो आपने यहाँ पे डिवीजन कर दिया ना। ऑन द अदर हैंड दे हैबिटेट ऑन द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इन वेरी ब्रॉड यूज फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो हैबिटेट के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर ही नहीं सकते, और बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं, लैंड पे कितने टाइप के रहते हैं, अर्थवॉर्म्स रहते हैं, मॉस्किटो रहते हैं, बटरफ्लाई, रैट, एलिफेंट। भाई इसमें कोई और रिलेशनशिप है कितना, कोई किसका साइज बहुत ज़्यादा है, किसका साइज बहुत कम है, कोई और रिलेशन ही नहीं। यानी हैबिटेट के बेसिस पे हमारा डिवीज़न बहुत बहुत मुश्किल होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि किस टाइप के सेल से बना है, सेल में न्यूक्लियस है या नहीं है। क्लियर। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टर, क्या है, ध्यान देना, प्राइमरी कैरेक्टर क्या है ऑन व्हिच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म का पहला डिवीजन करना है तो किस बेसिस पे हम करेंगे, किस बेसिस पे डिवीजन करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को। भाई सिंपल है, नेचर ऑफ द सेल, किस टाइप का सेल है, सेल का नेचर क्या है, सिर्फ इसी बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे। देखो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल कैरेक्टर फॉर क्लासीफाइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचर ऑफ द सेल इंक्लूड द प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक वी कैन क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, eukaryotes and prokaryotes. Then further classification is made on the basis of cellularity or mode of nutrition. सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है सेल, सिंपल,
सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ होता है, एक होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और एक और होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटीन और आरएनए, और इसके अंदर जो भी छोटा छोटा बॉडी होता है ना, इवन मान लो हम इसको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे होता है गोल्गी बॉडीज होता है, यहाँ पे और भी चीज़ होता है, राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे जो भी बॉडी होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना यहाँ पे उसको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चलता है कि सब अलग है भाई, किसी में न्यूक्लियस ही नहीं है तो, और एक ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, ना न्यूक्लियस है ना ये बॉडी जो गोल्गी बॉडीज बोले हैं वो कुछ नहीं है। तो आप दोनों को क्लासिफाई आराम से कर सकते हो ना। तो हम इसको बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिसमें सब कुछ है बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो देख रहे हो, और इसी के बेसिस पे अब सेलुलरिटी कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे खाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन अपने शरीर में कैसे लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं, इस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सब डिपेंड करता है किस पे, कि नेचर ऑफ द सेल पे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऑन व्हाट बेसिस प्लांट और एनिमल को, किस बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करते हैं? बहुत बहुत आसान है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट और एनिमल, उसमें दो, आपको पता है ये तो नॉर्मल दिखता है आपको कि प्लांट होता है वो भाई स्टेबल होता है, वो अपने जगह से हिलता नहीं है। और एनिमल है, एनिमल जो मोटाइल होता है, मोटाइल जिसको हम मोबाइल भी बोलते हैं कि इधर उधर चल सकता है, इसको हम बोलते हैं मोटाइल, या हम बोलते हैं मोबाइल। अब प्लांट एक जगह पे इकट्ठा रहता है भाई, आपको नहीं लगता उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि और प्रोटेक्शन एक दो चीज़ की ज़रूरत है, एक है प्रोटेक्शन, कोई आएगा काट के ले जाएगा, कोई आएगा जीव जंतु इसको खा जाएगा। दूसरा चीज़ की क्या ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है कि भाई फूड कैसे बनाएगा, फूड प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन। तो प्लांट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए ना जो इसकी दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। एनिमल तो कोई मारने आएगा दूर भाग जाएगा, और दूसरी बात खाना के लिए कहीं भी घूम जाके खा सकता है, यहाँ पे नहीं मिला दूसरी जगह चला गया और खा लिया। लेकिन एनिमल के लिए दोनों अपने जगह पे मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए एनिमल में दो चीज़ एक्स्ट्रा होता है। दो चीज़ क्या एक्स्ट्रा होता है, एक होता है सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो कि हेल्प करता है इनके प्रोटेक्शन में, और दूसरा होता है प्लांट में होता है स्पेशल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किचन का मतलब यहाँ पे खाना बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं पे होती है, ऊपर से सनलाइट आती है, नीचे से वाटर आता है, फिर खाना बनाता है। क्लियर? और CO2 तो रहता ही है। तो अब देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल डिफर इन मेनी फीचर्स सच एज एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में प्रेजेंट होता है, किसमें? प्लांट में। बट लोकोमोशन इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेपरेट एनिमल। लेकिन सबसे देखो, ये दोनों होता है ना, लेकिन दोनों इसलिए होता है, दोनों जो फीचर्स होते हैं ना एक्स्ट्रा होते हैं प्लांट में, वो दोनों इसलिए होता है क्योंकि प्लांट स्टेबल है, प्लांट चल नहीं सकता। तो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर कौन होगा? फंडामेंटल कैरेक्टर होगा लोकोमोशन, और लोकोमोशन पे ही डिपेंड। लोकोमोशन सिंपल है, मोबाइल, देखो चलना, मतलब वो चल सकता है। Anyway, this is because of the absence of locomotion in plant gives rise many structural change। भाई प्लांट अपने में बहुत स्ट्रक्चरल चेंज करने लगता है जब उसको लगता है भाई वो तो हिल सकता ही नहीं, वो इधर से उधर जा सकता ही नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ तो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करने पड़ेंगे जिससे बेसिस पे वो ज़िंदा रह सके। जैसे वो सेल वॉल अपने में क्रिएट कर लेगा, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, दोनों ये खाना बनाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लोकोमोशन तो सबसे बेसिक कैरेक्टर है जो कि क्लासिफाई करता है एनिमल और प्लांट को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब है व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रिमिटिव
हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं बताया हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है सेल पे। जैसे देखो प्रिमिटिव हम किसको बोलते हैं, हम नॉर्मली हम भी किसी इंसान को बोलते हैं यार ये बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, यानी वो अपने पुराने ख्यालात को चेंज करना ही नहीं चाहता। तभी बोलते हैं ना यार ये बहुत ऑर्थोडॉक्स इंसान है, क्योंकि ये अपनी पुरानी आदतों को, पुराने फिलॉसफी को चेंज करना ही नहीं चाहता। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोअर भी बोलते हैं। लोअर इस बेसिस से बोलते हैं कि वो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है और वो कोई चेंज या बहुत रेयर चेंज करता है टाइम के साथ। जैसे मान लो टाइम के साथ बहुत ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में बदलाव लाता है, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में जिस पार्ट्स की, तो लाता है, नहीं तो हटा देता है। तो प्रिमिटिव होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बदलाव लाता ही नहीं है। तो एडवांस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हायर ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे अमीबा इज मोर प्रिमिटिव एज कम्पेयर टू स्टारफिश, क्योंकि अमीबा के पास सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव फीचर होता है स्टारफिश, और अमीबा चेंज लाता ही नहीं है अपने बॉडी में। तो अमीबा को हम बोलेंगे प्रिमिटिव है, स्टारफिश को एडवांस बोल सकते हैं। अब देखो क्या एडवांस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? बहुत काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज सही ट्रू नहीं होता है। देखो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एडवांस ऑर्गेनिज्म विल हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। देखो एडवांस होगा भाई, चेंज ला रहा है, अपने शरीर में चेंज ला रहा है, लेकिन चेंज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो पा रहा है। तो यानी ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट देखो ये सबसे पहले बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं भी हो सकता, पहले फिर बोला कि बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ओवर द इवोल्यूशनरी टाइम का मतलब इवॉल्व हुआ समय के साथ उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी में के पार्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी डिजाइन विद इंक्रीज। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होता गया है, नए जैसे आपको पता है पहले सेल होते थे, सेल के साथ टिश्यू के साथ ऑर्गन सिस्टम। तो अब देख लो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले सब काम इसी से होता था, अब हर काम के लिए, सांस लेने के लिए कोई और ऑर्गन है, और भी मतलब अलग अलग फीलिंग के लिए अलग अलग, सब कुछ के लिए कुछ काम करने के लिए अलग ऑर्गन है। तो सब काम करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। देयरफॉर एट अ टाइम एडवांस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ सेम एज, ऑब्वियसली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले आपने सुना होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. वाइटेकर ने दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन है आपको पता होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। क्लियर? तो अब हमें सिर्फ पहले दोनों को उठाना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा को उठाना है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको बताना है किस क्राइटेरिया के आधार पे आपको क्लासिफाई किया गया है। सिंपल न्यूक्लियस के आधार पे। मोनेरा में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते, प्रोटिस्टा में होते हैं। एक क्लासिफिकेशन ही है, सिंपल। देखो द क्राइटेरिया, देखो सिंपल आंसर वही है, भले ही इतना में हम लिखे लेकिन आंसर देखो, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मैंने बताया था ना, मैं एक फिगर में आपको बताया था कि सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और भी देखो सेल के अंदर जो लिक्विड चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। और देखो और एक होता है न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आप पता है, और टोटल इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस लिक्विड दोनों लिक्विड को मिला के बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो इतना ध्यान बस नहीं रखना, बस इतना रखना। अब इसके अलावा जो भी बॉडी यहाँ पे होती है ना, इवन गोल्गी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो इन सबको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस सबको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर?
तो अब दो टाइप का है, एक मोनेरा। मोनेरा आपको नहीं लगता कि नाम से ही लगता है कि ये पुराना होगा, पुराना, या थोड़ा प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव में सेल तो डेवलप हो गया, लेकिन सेल के अंदर अभी न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ है, और ये जो और बॉडी और जो छोटे छोटे बॉडी होते हैं वो अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। क्लियर। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जिसमें डेवलप नहीं हुआ है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिसमें डेवलप हो गया उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्लियर। तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑन द अदर इंक्लूड ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो सिंपल समझ गए ना कि जिसमें जो मोनेरा है उसमें उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इसलिए क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और जो अदर जो बॉडी होती है, अदर ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर होती है, अदर ऑर्गेनेलिस जो सेल के अंदर होती हैं वो भी नहीं है, लेकिन प्रोटिस्टा में है। तो प्रोटिस्टा को इसलिए हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। देखो, इन व्हिच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। भाई नॉर्मल है। यूकैरियोटिक का मतलब हमने क्या देखा कि भाई यूकैरियोटिक का मतलब हमने देखा कि उसमें क्या है, उसमें है न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और वो फोटोसिंथेटिक भी है। फोटोसिंथेटिक का मतलब वो खाना खुद बना सकता है। तो आपको मैं बता दूं, ये बात कर रहा है प्रोटिस्टा किंगडम की। प्रोटिस्टा किंगडम में होता क्या है, जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है ना सिंगल सेल्ड होता है। देखो, अब मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों होता है यूनिसेलुलर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हमने देख लिया कि उसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता, सिंपल। तो प्रोटिस्टा के बारे में बता दो। प्रोटिस्टा को भी हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। प्रोटिस्टा में देखो होते तो यूनिसेलुलर है, लेकिन ज़्यादातर ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट इन द सेंस पानी वगैरह में रहते हैं। तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खाते हैं ये डिपेंड, मतलब इस खाना कैसे ग्रहण करते हैं ये डिपेंड करता है। मतलब कई टाइप का होते हैं, इसमें कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। भाई जो ऑटोट्रॉफिक होगा वो फोटोसिंथेटिक तो करेगा ही करेगा ना। इसके अलावा इसमें कुछ पैरासिटिक होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक वही होते हैं ना जो डेड एनिमल से अपना एनर्जी लेता है। तो हम इस किंगडम में जो होता है, ये जो दो कंडीशन दिया है, दो कंडीशन कौन कौन है, एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर दो है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों है। अब दोनों में देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक कौन करता है। भाई सिर्फ प्रोटिस्टा करता है, ये नहीं करता है, तो इसने हमने इसको लिख लिया प्रोटिस्टा। क्लियर है ना। प्रोटिस्टा के बारे में और मैंने बता दिया कि ये एक्वेटिक में ज़्यादा रहता है, एक्वेटिक हैबिटेट में ज़्यादा रहता है, और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है यानी फोटोसिंथेटिक करेगा। उसके अलावे पैरासिटिक भी होता है और सैप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन which grouping will have the smallest number of organism। क्योंकि अब हायरार्की हमने देख लिया क्लासिफिकेशन का, तो कौन सा ग्रुप है जिसमें नंबर बहुत कम है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो हमने क्लासीफाई किया है, तो सबसे पहला पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है, जैसे मान लो जो पुराना होगा, जो प्रिमिटिव होगा उसमें बहुत सारे कॉमन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सारा आपको काम किससे हो रहा है, सेल से ही काम हो रहा है। मतलब सेल से ही काम हो रहा है। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ना, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे ऑर्गन सिस्टम आएंगे तब ना और ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। बहुत सारे ऑर्गन आ गए हैं, अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो कैरेक्टर कॉमन नहीं होंगे। जैसे अब जब पूरी तरह कोई डेवलप हो गया है, जैसे इंसान, जानवर, अब बहुत सारा कैरेक्टर कॉमन नहीं हम ले सकते। लेकिन कोई अगर सेलुलर फेज में ही है तो बहुत सारा कैरेक्टर कॉमन हो सकते हैं ना। तो आपको बताना है इनर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच ग्रुपिंग, कौन से ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म भी कम है और अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। क्लियर। एंड व्हिच वन हैव ए लार्जेस्ट नंबर, और किस में ज़्यादा
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल है कि आप सबको मैं बता दूं, जो क्लासिफिकेशन होता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वो कैसे डिवाइड है। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि डिवीजन है ऐसे, किंगडम, फाइलम, क्लास, आपको याद होना चाहिए, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। भाई आपको नहीं लगता ये सबसे बेसिक है? ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक है। तो यहाँ पे सब कॉमन ही होगा, क्योंकि यहाँ देखो किंगडम में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एनिमल और प्लांट, और इसका एनिमल का अलग फाइलम है, प्लांट का अलग फाइलम है, ये क्लास में डिवाइड हो गया। तो नीचे जो आएगा वो बहुत कॉमन होगा ना। तो स्पीसीज क्या होगा, एक तो नंबर कम होगा, क्योंकि किंगडम एनिमल में ही सारा एनिमल आ गया जितना है सब, लेकिन अब एनिमल में भी डिवाइड करे वो कैरेक्टर के आधार पे। तो स्पीसीज जो होगा वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉमन कैरेक्टर होगा और स्मॉल नंबर होगा। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें कौन सा, किंगडम में सारे प्लांट आ गए, सारे एनिमल आ गए। लेकिन अब जब स्पीसीज अब नीचे आएंगे फाइलम, तो अब एनिमल के भी ऑलमोस्ट 10 फाइलम है, तो ऐसे ही प्लांट का भी अलग अलग फाइलम है। तो अब देख रहे हो कि कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होगा तो नंबर तो कमेगा ही ना। जैसे आपके फैमिली में, जैसे टॉप फैमिली मानते हैं आपके, जब जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपके चाचा के में हो गए, मामा के हो गए, तो सब अगर बटेगा तो छोटा छोटा होता जाएगा ना। अगर ओवरऑल बात करें तो सब में बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन छोटा छोटा होता जाएगा। अब अगर आपके भाई बहन, तो इसमें आज ज़्यादा कॉमन क्वालिटी होगी एज कम्पेयर टू इसमें और इसमें। क्लियर है ना। अब व्हिच डिवीजन अमंग प्लांट हैज अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो अब प्लांट को भी डिवाइड किया गया है, एक्शन प्लांट का डिवीजन देख लेते हैं। देखो इसमें प्लांट का जो डिवीजन है ना, व्हिच डिवीजन अमंग प्लांट हैज अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अब देखते हैं प्लांट का भी डिवीजन। प्लांट किंगडम को भी डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स में, मैं बता देता हूँ कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्लांट को डिवाइड किया गया है कि 2 पार्ट में, मैं बताता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वो दिया गया है आइचलर के द्वारा, आइकलर या आइचलर बोल सकते हैं, आइकलर के द्वारा दिया हुआ है 1883 में। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं क्राइप्टोगैम्स एंड फैनोगैम्स। मतलब एक होता है प्लांट जिसमें सीड नहीं होते हैं, और एक होता है प्लांट जिसमें सीड्स होते हैं। तो जिसमें सीड्स नहीं होते हो उसका पहला पार्ट है, उसमें 3 होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा जिसमें 2 आते हैं, 2 कौन सा आते हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। थैलोफाइटा में 2 आते हैं, जिसमें एक होता है एल्गी, एक होता है फंगाई। तो भाई ये बहुत प्रिमिटिव है, तो यानी इसमें अभी तक डिफ्रेंशिएशन हुआ ही नहीं है भाई। अब देखते हो प्लांट को, जैसे नॉर्मल प्लांट भी देखते हैं, तो उसमें भी बहुत जब एकदम वो रहता है, सीड्स के फॉर्म में रहता है। चलो नॉर्मल हम, क्योंकि हम ज़्यादातर इन लोगों को, इस सब को नहीं देखते, एल्गी फंगाई को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम वेल डेवलप प्लांट को देखें, तो भी जब एकदम छोटा रहता है तो वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता है कि कहाँ से क्या होगा। लेकिन अगर इन सब में देखो, एल्गी में या फंगाई में, तो आपको ये पता नहीं चलेगा इसमें खाना कहाँ से बने, क्योंकि आप वेल डिफ्रेंशिएट प्लांट देखते हो तो आपको लगता है यार जो पत्ती से खाना बनेगा, जड़ से पानी आएगा, या सब कुछ जिसका जो काम है वो सब बटेगा, तना जो होगा स्टेबिलिटी देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का उस पार्ट में है जिसमें कोई सीड्स नहीं आता है। थैलोफाइटा के साथ और वो 2 लोग हैं, 2 स्पीसीज है जिसमें सीड्स नहीं होता, जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में 2 होते हैं, एल्गी और फंगाई। तो देखते हैं अब क्या क्या है इसमें। थैलोफाइटा इज ए डिवीजन ऑफ अ प्लांट दैट हैज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सिंपलेस्ट है, बहुत सिंपल है, क्योंकि सिंपल इन द सेंस कि
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से होगा, सांस कहाँ से लेगा, स्टेबिलिटी कहाँ से होगा, जड़ कहाँ पे, आपको कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। दिस ग्रुप इंक्लूड प्लांट विच डू नॉट कंटेन वेल डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी। जैसे अभी आपका कोई प्लांट देखते हो, जैसे मैंगो का पेड़ देखते हो, आप बता सकते हो भाई ये यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे तना है, यहाँ पे डाली है, यहाँ पे जड़ है, सब कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं। देयर बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टीम, लिप्स, नहीं कर सकते, सब सेम ही लगेगा आपको। तो इसमें कॉमनली इसको एल्गी बोलते हैं, और लेकिन इसमें फंगाई भी आता है। क्लियर। उसके बाद हाउ आर टेरिडोफाइट, ध्यान देना, हमने देखा दो, सबसे पहले प्लांट किंगडम को दो पार्ट, हमने प्लांट किंगडम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जिसके पास सीड्स नहीं है, एक जिसके पास सीड है। तो सीड जिसके पास नहीं है उसको हम बोलते हैं क्रायोफाइटोगैम्स, और जो इसको बोलते हैं जिसके पास सीड्स है उसको बोलते हैं फैनेरोगैम्स। क्लियर। तो जिसके पास सीड्स नहीं है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है थैलोफाइटा जो कि हम पहले देखे हैं, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो। क्लियर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो पहला डिफरेंस सिंपल है सीड्स का। देखो डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहले ये है टेरिडोफाइटा जिसके पास सीड्स नहीं होगा, और इसके बाद सीड्स होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि आपको नहीं लगता ये थोड़ा प्रिमिटिव होगा, पुराना होगा, इसके रेस्पेक्ट में पुराना होगा, तो इसमें भी अभी वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। देखो दे आर इनकॉन्स्पीशियस और लेस डिफ्रेंशिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि कहाँ, क्योंकि देखो पुराने से तो टेरिडोफाइट अपने आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब डिफ्रेंशिएट हुआ है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वेल डिफ्रेंशिएट नहीं है, क्योंकि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर वेल डिफ्रेंशिएट होता तो सीड्स तो आ ही जाते ना। दे प्रोड्यूस नेक्ट एम्ब्रायो कॉल स्पोर्स बनाते हैं, नेक्ट एम्ब्रायो बनाते हैं, लेकिन ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें दो होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक में होता है सीड्स, सिर्फ सीड्स होते हैं, और एक में सीड्स प्लस फ्रूट होते हैं। क्लियर। इसमें इसका एग्जांपल है फर्न्स, मार्सिलिया, इक्यूशेटम और एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट, और इसका एग्जांपल है पाइनस, साइरस, फीड, इटीसी, ये एग्जांपल है। इसमें कोई भी जो आप दिखता है ना आपके सामने जिसके फ्रूट्स होते हैं या नेक्ड सीड्स होते हैं, दोनों का एग्जांपल आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, भाई ये तो मैंने आपको बताया है कि एक में सीड्स होता है और एक में सीड्स प्लस फ्रूट होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का यही तो डिवीजन है। क्लियर। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम डिवीजन कर लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। नॉन फ्लावरिंग मतलब उसके में फूल नहीं होता है, जो सीड्स होता है उन्होंने नेक्ट होता है। देखो, और दे आर फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फूल होते हैं। देखो नेक्ट सीड होता है लेकिन ऊपर से फ्रूट नहीं होता सीड्स पे, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रूट जो सीड्स होता है बीच में, जैसे मैंगो, ऊपर से फ्रूट हो गया। एग्जाम्पल इसको पाइनस, सेदार, फीड, साइकस, ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और जो आपको खाने जिसका फ्रूट्स आप यूज करते हो सबको आप एंजियोस्पर्म का यूज दे सकते हो। अब देखो देखो इन दोनों के बारे में पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि एनिमल को भी क्लासिफाई किया जाता है। एनिमल का जैसे हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो एनिमल को भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे देखो, तो सबसे पहले एनिमल को क्लासिफिकेशन जो हुआ है, एक चीज़ निकालता हूँ। देखो सबसे पहला इन दोनों का डिफरेंस है, सबसे पहले जो पोरीफेरा एनिमल होते हैं ना, वो सेलुलर वाले होते हैं। सेलुलर लाइक इसमें सेल होते हैं। देखो आपको पता है सबसे बेसिक होता है सेल, उसके बाद होता है टिश्यू, फिर होता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो पोरीफेरा एनिमल में अभी टिश्यू डेवलप ही नहीं है, और ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। अधिकतर एनिमल जो होता है ना मोबाइल होता है, लेकिन पोरीफेरा मोबाइल नहीं है, और ये होता है कोइलेंट्रेट
जो एनिमल होते हैं, कोइलेंट ट्रेट एनिमल जो होते हैं, उसमें टिश्यू थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। डिफ्रेंशिएट देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे पोरीफेरा जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है, मतलब नॉन मोटाइल कहने का मतलब वो हिलता नहीं है, और उसको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। वो ऐसा नहीं कि खुद से, जैसे एनिमल, नॉर्मल एनिमल क्या होता है, खुद से चल सकता है ना, क्योंकि टोटल एनिमिलिया को 10 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें सबसे पहला पोरीफेरा। तो पोरीफेरा आपको सिंपल लग रहा है कि सबसे बेसिक होगा, पूरे शरीर पे इसके पोर्स वगैरह होते हैं, पोर्स इसके और सर्कुलेटिंग सिस्टम पूरे शरीर पे इसके काम करते हैं। तो आपको सिंपल डिफरेंस दिखा देते हैं। देखो देखो जो एग्जांपल है स्पोंजिला है, एग्जांपल है। तो सबसे पहले दे आर मोस्टली मराइन, मराइन मतलब देखो ज़्यादातर ये कहाँ पे रहते हैं, एनिमल में, थी पानी में। नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकते, और फाउंड अटैच टू अ रॉक मतलब अटैच होते हैं रॉक से, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये वाला कौन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल दैट आइदर लिव इन कॉलोनीज, ध्यान देना, या कॉलोनीज में रहते हैं या अलग भी रह सकते हैं। जैसे कॉलोनीज में जो रहते हैं उसको हम कोरल्स बोलते हैं, आपको पता है। हाइड्रा वगैरह अकेले भी रह सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर लिए कि एनिमल जो है 10 पार्ट में हम जिसको क्लासीफाई करते हैं, उसमें पहला 2 है पोरीफेरा। सबसे पहले अगर सिंपल हम क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन है सेलुलर टाइप और कौन है टिश्यू टाइप, तो सबसे पहले ये सेलुलर टाइप हो जाएगा, और ये टिश्यू टाइप। इसमें बहुत नीचे आएंगे तो ऑर्गन भी हो सकते हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो देखो, हाउ डू एनिलिड्स एनिमल डिफरेंट फ्रॉम आर्थ्रोपॉड्स। देखो ये दोनों होते हैं ना, दोनों सबसे पहले मैं बता दूँ, दोनों होते हैं जो एनिलिड्स एनिमल और आर्थ्रोपॉड्स एनिमल। जैसे जो 10 लेवल क्लासिफिकेशन हम देखें, उसमें हम देख लिए हैं। पहला हमने जो देखा है वो पोरीफेरा देखा है, जो कोइलेंट्रेटा देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, उसमें अगर 5th देखेंगे तो एनिलिड्स आएगा, 6th देखेंगे तो आर्थ्रोपोड आएगा। तो आपको तो लगता होगा कि अब ये थोड़ा एडवांस हो गए हों, अगर रेस्पेक्ट में करें उसको, उसके पिछले वाले के रेस्पेक्ट में करें, पोरीफेरा वगैरह के रेस्पेक्ट में करें, तो ये थोड़ा ऑर्गन सिस्टम पे आ चुका है कि अब ऑर्गन देखो 3 लेवल था ना, मतलब अलग अलग लेवल था, 4 लेवल था कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन लेवल पे आ गया, ये थोड़ा सिमेट्रिक दिखता है। सिमेट्री इन द सेंस कैसे, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो सिमेट्री का मतलब हम 2 पार्ट में करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, तो थोड़ा सिमेट्रिक दिखता है, ये भी सिमेट्रिक दिखता है। तो लेकिन होता क्या है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है ट्रू बॉडी कैविटी आ चुका है, थोड़ा वेल डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। और इसमें से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं, इवन लैंड में भी रहते हैं। जैसे जो अर्थवॉर्म्स आप देखे होंगे, लीचेज वगैरह देखे होंगे, और ये सब एग्जांपल है एनिलिडिया का। और आर्थ्रोपोडा होता है ये लार्जेस्ट ग्रुप है। जैसे जो आप देखते हो जो कीड़ा मकोड़ा टाइप का नहीं देखते हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं पैलेमन जो होता है, या स्कॉर्पियन जो होता है, जो बिच्छू जिसको बोलते हैं, ये सब स्पाइडर वगैरह जो होता है, ये सब एग्जांपल आता है एनिलिड्स के एग्जांपल। तो इसका आर्थ्रोपोडा का सिंपल मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स कि इतना मतलब ऐसा है। इसका सिंपल अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है जॉइंटेड लेग्स। देखो तो इसमें भी क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड होता है वेल डिफाइंड ब्लड वेजल होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लियर। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन देख ले। देखो तो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड इज क्लोज, लेकिन इसमें मैंने बताया था ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बॉडी डिवाइड होता है सेवरल आइडेंटिकल सेगमेंट में, लेकिन फ्यू स्पेशलाइज सेगमेंट। देखो अगर मान लो यहाँ पे है कोई अर्थवॉर्म ऐसा है, तो आप इसको अलग अलग सेगमेंट में ऐसे ऐसे कर सकते हो, सब आपको सेम दिखेगा। लेकिन अगर कोई आप मान लो स्पाइडर है, स्पाइडर कुछ ऐसे करके ऐसे दिखेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइसिमेट्री कर सकते हो। ऐसे करोगे तो अलग दिखेगा ही नहीं, ऐसे करोगे अलग दिखेगा नहीं। तो आर्थ्रोपोड जो होता है वो नहीं दिखता है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बाइसिमेट्रिकल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी करोगे तो आप अलग अलग सेम ही दिखेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या डिफ्रेंसिएशन है और रेप्टाइल में क्या डिफरेंस है। देखो इसको सबसे बेसिक, एम्फीबियन जैसे ही आप सुनते हो तो आप सुनते हो कि यार ये ऐसे जानवर होंगे जो ज़मीन पे भी रह जाएंगे पानी में भी रह जाएंगे, तो यानी ये रेस्पायरेशन अपने थ्रू गिल्स भी कर सकते हैं। गिल्स आपको पता है ना, जो फिश में होता है, और वो जब सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से मिला हुआ ऑक्सीजन लेते हैं। तो एम्फीबियंस सांस ले सकते हैं आइदर गिल्स और लंग, क्योंकि ज़मीन पे रहेंगे तो ज़मीन तो गिल्स का यूज़ कर नहीं सकते। तो इसमें एग्जांपल आ सकता है फ्रॉग का, टोड्स का। अब नेक्स्ट आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल को हम कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं, और इसमें जैसे 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल में कई बार इसमें कई चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और ये इसके ऊपर जो होता है ना कुछ कवर टाइप का बना होता है, ये आपको पता होगा। जैसे स्नेक वगैरह की बात करें, टर्टल्स की बात करें, लिजर्ड की बात करें, तो ये सब इस कैटेगरी में आएगा। तो अब डिवीजन देख लेते हैं। तो दे आर ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली स्केल आर एब्सेंट। जो ऊपर का कवर होता है ना उसको स्केल बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हो रेप्टाइल्स में, आपको देख सकते हो सांप में, टर्टल्स में, चैमरलियन में, ये सब में देख सकते हो, लिजर्ड में। इसमें ये वाटर कहाँ पे रखते हैं, लेग में, वाटर कहाँ पे ले करते हैं, अंडा कहाँ ले करते हैं, वाटर में, और ये कहाँ पे करते हैं, लैंड पे। ठीक है, इसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एप्स ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलिया ग्रुप। ऑब्वियसली जो एप्स होते हैं उसको हम लाते हैं उसके कैटेगरी में, जो उड़ते हैं ना उसके कैटेगरी में। तो आपको डिफरेंस करना है। तो एप्स होते हैं, जैसे मान लो एप्स जो होते हैं, जो बर्ड होते हैं, बर्ड वाले कैटेगरी में, इसको हम बोलते हैं, जो एप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, ये वाले उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। और इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये भी एक को करते हैं, मतलब अंडा देते हैं। और दे आर आउटसाइड कवरिंग होती है, जैसे फीथर्स वगैरह की, और लंग से सांस लेते हैं, और सारे बर्ड इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो मैमेलिया होते हैं उसमें वार्म ब्लडेड होते हैं, इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यानी दोनों कैसा है, वार्म ब्लडेड है। तो यही है कि अब देखो मैमेलिया सिर्फ एक चीज़ के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस पे पास मैमरी ग्लैंड होते हैं। मैमरी ग्लैंड किस काम आते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। भाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्यों, क्योंकि इसको अपने बच्चे को नरिश करना है। क्लियर। और नॉर्मल यही बात सब है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ जो होते हैं वो अंडे भी देते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं अपने स्मॉल बच्चे का जन्म देते हैं। जैसे जो अंडे का जन्म देते हैं उसको, उसमें एग्जाम्पल आता है इचिडानिया का आता है, इसी टाइप का कोई नाम होता है, एकिडानिया क्या है। क्लियर। और जैसे एक सेकेंड, हाँ, एचिडीना जो अपने एक को जन्म देते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट बर्ड हैव फीथर्स एंड दे पॉजेज अ बीक। और यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है ऐसा, और एब्सेंट होता है बीक। और ये अंडे को जन्म देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने यंग वन को जन्म देते हैं। कभी कभी इसमें से जो हमने देखा था, एग्जाम्पल देखा था, जिसका एग्जाम्पल था एचिडना। और ये बोलते ओवी पैरस भी होते हैं और वेवी पैरस भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज तो हमने देख ही लिया था कि क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो एडवांटेज होते हैं कि मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डाइवर्सिटी, हमें पता चलता है कि अब सभी जीव जंतु के बारे में हमें पता चलता है, हम समझ पाते हैं कि किस लाइफ फॉर्म्स के बारे में, सब कुछ के बारे में। और इसको प्रेडिक्ट करने में जैसे हमें मदद मिलता है कि जैसे हमने एक टाइप का ऑर्गेनिज्म देख लिया, अब हमें पता चल गया कि भाई वो इवॉल्व भी करेगा ना बाय द टाइम, तो इवॉल्व इसमें के इस पर्टिकुलर फीचर्स में इवोल्यूशन हो सकता है, बाकी में नहीं। यही सब बात है।
हाउ would you choose between two characteristic to be used for developing a hierarchy of classification? अब क्वेश्चन होता है कि किस टाइप के क्लास, जैसे आपको अगर चूज करना है हाउ डू यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टर, तो हम सिंपल दो कैरेक्टर को चुनना है ना, तो आप किसको चुनोगे फॉर हायरार्की डेवलप करने के लिए कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन? मैं सिंपल चूज करूँगा जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो, क्योंकि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक से बहुत कुछ पता चल जाता है, बाकी फैक्टर अपने आप पता चल जाता है। जैसे हमने देखा था प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने में फंडामेंटल कैरेक्टर था लोकोमोशन, लोकोमोशन के कारण ही हुआ था ना प्लांट में सेल वॉल क्रिएट हुआ था और क्लोरोप्लास्ट बना था, जिसके कारण उसका दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जा रहा था, जो कि उसको स्टैटिक पोजीशन में नहीं हो पाता, उसको वहाँ से प्रोटेक्शन क्योंकि वो भाग नहीं सकता, और दूसरा खाना बनाना क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह खाना लाने जा नहीं सकता। तो फॉर डेवलपिंग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वी चूज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक अमॉन्ग द अदर कैरेक्टरिस्टिक। फंडामेंटल कैरेक्टर पे हम ज़्यादा जोर देंगे, जैसे हम प्लांट और एनिमल को जैसे पूरा डिफ्रेंशिएशन मैं करा चुका हूँ कि ये सब मैं पूरा बता चुका हूँ कि बाई चूजिंग द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक वी कैन मेक ब्रॉड डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दिस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लोकोमोशन हम एक बारे में डिस्कस कर लिए तो बाकी हमें पता है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये सब डिपेंडेंट है इस पे ही, तो हमें सबसे ज़्यादा जोर इस पे देना होगा। क्लियर? एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। तो जो R.H. वाइटेकर है ना, उसने ग्रुप किया था ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। 5 किंगडम कौन कौन था आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। तो उसने इसको डिफरेंस किया किस किस बेसिस पे? देखो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सबसे पहले उसने न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया, न्यूक्लियस के बेसिस, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन वेंड ऑर्गेनेलिस के बेसिस पे उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, हमने देख लिया। उसके बाद यूकैरियोट्स जो था उसमें भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक डिवाइड किया कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कौन था? मोनेरा तो यूनिसेलुलर था, लेकिन मोनेरा तो यूनिसेलुलर के अलावे प्रोकैरियोटिक था। लेकिन अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक में 2 आता है, एक होता है मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आएगा? प्रोटिस्टा है। मल्टीसेलुलर में बाकी 3 आएंगे। और फिर उसने एनिमल को डिवाइड किया, एनिमल को प्लांट से डिवीजन किया क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे। उसके बाद फंगी और प्लांट में भी दोनों में क्योंकि सेल वॉल थे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो प्लांट जो एनिमल है ना, सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट, यहाँ पे लिख सकते हो एनिमल और प्लांट सेपरेट हुआ क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं था। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लांट में भी सेल वॉल है, फंगाई में भी सेल वॉल है, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई सबको, सारे एनिमल और प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो अब मोड कैसा है? तो फंगी सैप्रोट्रॉपिक होता है। सैप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो डेड एनिमल पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए, लेकिन जो प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, किसी पे उसको कोई लेना देना है, खुद खाना बनाएगा, खुद खाएगा, यही है। तो आप इससे ये बात तो समझ गए, हमें पता था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेसिस पे डिवाइड किया, फिर हमने डिवाइड किया यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बेसिस पे। उसके बाद हमने डिवाइड किया सेल वॉल किस में है, सेल वॉल किस में नहीं है। यहाँ पे भी नहीं हुआ तो हमने डिवाइड किया कि किस में क्या है, किस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। क्लियर है कि ये वाला हम फिगर में भी देखेंगे, यही है फिगर में कि हमने सबसे पहले डिवाइड किया क्या, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में, एक में प्रोकैरियोट जिसमें सेल वॉल नहीं है, प्री वाला है ना भाई, प्रिमिटिव है, इसमें सेल वॉल है, सॉरी न्यूक्लियस इसमें है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस है तो इससे यूनिसेलुलर एक ही सेल है,
तो एक ही सेल है तो प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर है तो ये तीनों। अब ये तीनों है तो इसमें कुछ में सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल नहीं है। जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल है, सेल वॉल है उसमें प्लांट है, प्लांट में प्लांट और फंगाई है। तो फंगाई, इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो सैप्रोट्रॉपिक है, डेड एनिमल पे, डेड पे डिपेंडेंट होता है, सैप्रोट्रॉपिक है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। क्लियर है ना, हमारा सारा डिवीजन हो गया कि पहले ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड किए न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवीजन हो गया। न्यूक्लियस के बेसिस पे जब प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ हमने किया न्यूक्लियस के बेसिस पे, यहाँ पे हमने बेसिस पे किया कि नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे हम किस बेसिस पे किया, सेल वॉल है या नहीं। अब यहाँ पे हम क्या किस बेसिस पे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। व्हाट आर द मेजर डिवीजन इन द प्लांटी, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिवीजन। अब जो हमने डिवीजन किया है प्लांटिया को डिवाइड करने का, प्लांटिया को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। प्लांट को डिवाइड करने का, तो प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, प्लांट को डिवीजन करने का। तो देखो सबसे पहले तो प्लांटिया को डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये तीनों वो कौन है भाई, ये तीनों वो है जिसके पास विदाउट सीड है, और ये वो है जिसके पास अपना सीड्स है। सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे, मतलब किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है, क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, कि भाई कुछ ऐसे प्लांट बॉडी है जिसमें डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे प्लांट बॉडी है जिसमें डिफरेंशिएट, मतलब जिसका बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट है ही नहीं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कुछ में टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू है, कुछ में नहीं है। विथ और विदाउट सीड, मतलब कुछ में सीड्स है, कुछ में सीड्स नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया। कुछ में नेक्ड सीड है, कुछ में सीड्स इनसाइड द फ्रूट है, जैसे जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स है ऊपर ही नेक्ड है, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड्स है ऊपर से फ्रूट है जिसको हम खाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस किस बेसिस पे। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, the first level of classification depends on whether a plant body is well differentiated or not। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि कुछ ऐसे प्लांट है जिसका बॉडी डिफरेंशिएट है, नहीं तो कुछ ऐसे सेलुलर टाइप का है उसका बॉडी आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, वो सेम टाइप का दिखता है। क्लियर ना, क्योंकि बहुत बेसिक है, सेम टाइप का ही दिखेगा ना। क्लियर। अब दूसरा plant that have well differentiated body parts are further divided on the basis of presence and absence of vascular tissue। जैसे देखो plant without specialized vascular tissue are included in the division of bryophyta होता है, लेकिन जिसमें vascular tissue होती है उसको बोलते हैं ट्रैचिनोफाइटा। मतलब vascular tissue जिसमें है उसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा, और जिसमें मतलब जिसमें नहीं है उसमें ब्रायोफाइटा, जिसमें है उसको बोल देंगे ट्रैचियोफाइटा। और ट्रैचियोफाइटा को फिर से हम डिवाइड करेंगे टेरिडोफाइट में, और उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ सीड्स फॉर्मेशन। और उसके अलावा फिर डिवाइड करेंगे फैनोगम्स में। फैनोगम्स में फिर दो डिवाइड होता है, क्योंकि एक होता है जिसमें सीड्स तो होता है लेकिन नेक्ड सीड होता है, पर दूसरे में सीड्स होता है, सीड्स में फ्रूट होता है। तो ऐसे डिवीजन, इसी को जो शुरू का 4 पॉइंट लिखे ना उसी को हम अलग फिर से डिवाइड कर दिए। देखो अब इसको फिगर से आपको अच्छे से समझ में आए। प्लांट का बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसमें सारे का बॉडी, ये सारे जो है ना इसका बॉडी डिफ्रेंशिएट आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे चलो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे तना है, यहाँ पे पत्ती है, सब पता चल जाएगा। जो नहीं पता चल रहा उसको बोलते हैं थलायोफाइटा, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा है एल्गी और फंगाई। उसके बाद जैसे अगर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी हमें पता चल गया तो, लेकिन इसमें भी हम फिर डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि सारे डिफरेंट जिसमें भी पत्ती तना वगैरह दिख रहा है सबको एक साथ रखें नहीं भाई, और थोड़ा अलग करते हैं ना।
तो आप देखते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जो है, वैस्कुलर टिश्यू एकदम स्पेशलाइज तरीके से नहीं दिख रहा है, और जिसमें दिख रहा है, जिसमें नहीं दिख रहा है उसको हम ब्रायोफाइटा में कर देंगे, और जिसमें दिख रहा है उसको और डिवाइड करेंगे। अब जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है सबको एक साथ तो नहीं रख सकते, अब देखेंगे कि यार कुछ और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वैस्कुलर टिश्यू में मान लो 50,000 नंबर आ गया, तो और डिवीजन कर देंगे, देखेंगे भाई कुछ ऐसा है जिसमें सीड्स है, कुछ ऐसा है जिसमें सीड्स नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट कर दे। कुछ अब जिसने सीड्स प्रोड्यूस नहीं किया उसको एक साथ रख दिया। अब इसमें भी आ गया लगभग 20,000 प्लांट। तो अब देखते हैं कि कुछ ऐसा है जिसके सीड्स बाहर से दिख रहे हैं, कुछ ऐसा सीड्स है जिसके बाहर ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं जैसे मैंगो वगैरह, तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं। तो जो सीड को प्रोड्यूस करता है उसको हम फैनेरोजैम्स बोलते हैं, फैनोग्राम्स बोलते हैं। और इसमें दो होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म जिसमें जो सीड्स होते हैं ऊपर ऊपर दिखते हैं, लेकिन मतलब सीड्स ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें होते हैं जो सीड्स होते हैं वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फ्रूट होते हैं। ऊपर से हम फल खा लेते हैं, फल का खाने के बाद जो हमारा बाद में निकलता है, जैसे एप्पल देख ले, मैंगो देख लिए, तो फल खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, फ्रूट खाने के बाद अंदर सीड निकलता है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम देखा कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड देख लिया ना, फिर अब देखते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू ठीक से है कि नहीं, है या नहीं, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं, और फिर देख लिया चलो ये भी है। तो अब देखते हैं सीड्स को प्रोड्यूस करता है या नहीं। भाई नहीं करता है, नहीं करता है तो अलग करो, करता है तो एक साथ लाओ, और करता है सीड्स प्रोड्यूस करता है तो सीड्स नेक्ड है या सीड्स के ऊपर फ्रूट है, ये भी देखो। क्लियर। अब ये बात है कि जैसे हमने प्लांट को डिवाइड किया है वैसे ही हमें एनिमल को डिवाइड करना है। देखो, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिवीजन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप। देखो, जैसे हमने प्लांट को डिवाइड किया वैसे ही हमें एनिमल को डिवाइड करना है। तो एनिमल को हम किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे उसकी बात की गई है। इसमें बहुत कुछ तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं एनिमल के बारे में। एनिमल के बारे में जैसे हमने कई जो डिफ्रेंशिएट किया है उसमें एनिमल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें जैसे हमने पोरीफेरा के बारे में, उसके बाद हमने देखा था एंथ्रोपोडा या एनिलिडा, ये सब डिवीज़न देखे ना, तो इससे हमारे काफ़ी क्लियर होगा। तो अब हम एनिमिलिया के बारे में डिवीज़न करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट है प्लांट से। क्लियर। तो सबसे पहला देखते हैं, ये तो हमने प्लांट का देख लिया था, प्लांट को कैसे डिवाइड करते थे। प्लांट को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं। अगर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है या नहीं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तो सीड्स प्रोड्यूस करता है नहीं, करता है तो सीड्स नेक्ड है या सीड्स के ऊपर फ्रूट है। तो क्लियर। अब डिवाइड करते हैं हम एनिमल को कैसे सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो एनिमल को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइटेरिया है कि एनिमल को सब ग्रुप में डिवाइड करने। सबसे पहला है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। देखो, नोटोकॉर्ड जो होता है, नोटोकॉर्ड आपको काफ़ी हद तक जो एक प्रदान करता है। देखो, नोटोकॉर्ड इंसान में अगर देखे जाना है तो इंसान में वो नोटोकॉर्ड डेवलप होके बन गया वर्टिब्रेटा। जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो है वर्टिब्रेटा। तो बहुत ऐसे जानवर होते हैं, तो अधिकतर जानवर ऐसे होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड एज सच नहीं है। तो देखो, तो किंग एनिमिलिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसमें प्रेजेंस है नोटोकॉर्ड का उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, और जिसमें प्रेजेंस नहीं है नोटोकॉर्ड्स का वो बोलते हैं नॉट कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स जो कि होता है जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन वाइल ऑल मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स, जैसे आपको पता है ना, सबसे पहले होता है कौन सा, किंगडम। किंगडम के बाद कौन सा होता है, फाइलम। देखो, वाइल ऑल मेंबर ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स जिसके पास पॉजेज एंड नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट आर फर्दर। देखो जितने भी फाइलम कॉर्डेट्स होते हैं ना, फाइलम, उसमें नोटोकॉर्ड होता ही है। तो लेकिन नोटोकॉर्ड का ज़रूरी नहीं है एज सच, नोटोकॉर्ड का फंक्शन वही होगा लेकिन उसका शेप चेंज हो गया होगा। तो आप क्या करना है, एक बारी गूगल पे नोटोकॉर्ड सर्च करना और उसको फिगर चेक करना, आपको बहुत उस पर क्लियर हो जाएगा एकदम।
तो नॉन कॉर्डेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ट्रू टिश्यू है कि नहीं, बॉडी कैविटी है कि नहीं, बॉडी सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री में भी रेडिकल है या बाइलेटरल है, या सीलम डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, या ट्रू सीलम है कि नहीं, ये सब। अब बेसिस करते हैं, देखो ऑन द एवर फिफ्थ नॉन कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप। जो नॉन कॉर्डेट है ना वो डिवाइडेड है इन सब में, तो इन सब को हम अच्छे से डिवीजन करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखो मैंने बताया था ना, एक होता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब वो होता है जिसमें नोटोकॉर्ड है, लेकिन अब जो इसका मतलब अधिकतर ऐसा है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहले एनिमल को यहाँ से बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेलुलर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि इसमें तो सेलुलर है, सेलुलर जैसे पोरीफेरा, और उसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। टिश्यू लेवल में और सारे आ जाते हैं, क्योंकि टिश्यू होगा या टिश्यू से ऊपर होगा ऑर्गन सिस्टम। तो अब देखो टिश्यू लेवल में अगर बात करें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, मतलब बॉडी कैविटी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनके बीच में। और ये होता है स्यूडोसेलम। स्यूडोसेलम का अलग एग्जांपल है नेमाटोडा, और उसके बाद होता है सीलोमेट। सीलोमेट दो पार्ट में डिवाइड है, और उस पहला है मेजोडर्मल सेल फॉर्म ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो। मेजोडर्मल सेल फॉर्म करता है फ्रॉम ए सिंगल सेल से फॉर्म करता है जब ग्रोथ हो रहा था एम्ब्रायो का। इसमें एग्जांपल दिया है आर्थ्रोपोडा का, एनिलेडा का, मोलुस्का का। उसके बाद सीडम प्रोड्यूस फ्रॉम पाउचेस पिंचेज ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म से फॉर्म होता है। इसके दो पार्ट है, जैसे एक में नोटोकॉर्ड है और एक में नोटोकॉर्ड नहीं है, मतलब एक में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एक में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। क्लियर में? तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोलते ही है कॉर्डेटा, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है तो बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा। क्लियर है? तो अब जो है यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा जिसमें है, तो देखो इसमें मैंने बता दिया कि इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ही, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट लार्वल स्टेज। मतलब शुरू में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। उसका नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रे। हमारे जैसे इंसान में बात करते हैं कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉल में, जो रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नोटोकॉर्ड होता है ना हमेशा डोर्सल साइड में होता है। डोर्सल साइड का मतलब होता है जो पीछे, एक होता है आगे वाला साइड जिसमें हार्ट वगैरह होता है, और एक होता है पीछे वाला साइड। क्लियर? द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रे, देखो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑल मेंबर ऑफ अ फाइलम कॉर्डेटा पॉर्जेज ए नोटोकॉर्ड, मैंने बताया है, पहले ही दिखाया था। हाउएवर कुछ एनिमल ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल कुछ दिए हैं जिसके पास हैव अ नोटोकॉर्ड व्हिच इज आइदर एब्सेंट और डज नॉट रन इन इंटायर लेंथ ऑफ एनिमल बॉडी, है ना, कि कुछ इसमें या तो आइदर एब्सेंट होता है लेकिन इंटायर, जैसे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट हो गया पीछे जो रीढ़ की हड्डी में, ये तो पूरे बॉडी में है, लेकिन कुछ सब में ऐसा नहीं होता है। देखो उसके बाद द मेंबर ऑफ दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा आर एडवांस कॉर्डेट, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लास, पिस्केस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवस और मैमेलिया। ये 5 पार्ट में डिवाइड है कि द मेंबर, देखो यहाँ ऊपर, देयरफॉर दीज एनिमल आर केप्ट इन सेपरेट सब फाइलम कॉल प्रोटोकॉर्डेटा, कि भाई प्रोटोकॉर्डेटा वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि ये चेंज हो जाते हैं या इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में नहीं है, या हम ऐसा बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड एक समय प्रेजेंट था, लेकिन जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म का एडल्ट फेज में आता गया और नोटोकॉर्ड वो कमता गया या नोटोकॉर्ड अपना शेप चेंज करता गया। एंड द रेस्ट ऑफ द कॉर्डेट आर इंक्लूडेड इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यही बात है। और उसके सब फाइलम वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल हमने देख लिया है क्या क्या है। तो हाउ एनिमल इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू 5 सब ग्रुप। देखो सिंपल है
कि वर्टिब्रेटा का मतलब ऐसा होता, वर्टिब्रेटा एक होता है इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा है जिसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जिसका रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्या करता है, उसके सारे बॉडी को संभालता रहता है, स्ट्रेंथ पैदा करता रहता है। तो एनिमल जो वर्टिब्रेटा है में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले पिस्कस, पिस्कस में वो सारे आते हैं जो फिश कैटेगरी के आते हैं। फिश कैटेगरी में सांस कहाँ से लेता है, गिल से लेता है, और सांस कहाँ से लेता है, जो पानी में से होते हैं उसको से लेता है सांस। उसके बाद एम्फीबिया आते हैं। एम्फीबिया आपको पता है कि उसमें सांस दो जगह से लेते हैं, लंग्स से भी ले सकते हैं और उसके अलावा सांस वो ले सकते हैं, गिल से भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इवन पानी में भी रहते हैं, कभी कभी लैंड पे भी रहते हैं। रेप्टाइल की बात करते हैं। रेप्टाइल के ऊपर एक स्केल होता है और जो कवर होता है उसके ऊपर एप्स, जो आपको पता है जिसके वजह से फेथर्स वगैरह होते हैं, फेदर होते हैं, जैसे जो पक्षी वाली सारे कैटेगरी होते हैं। मैमेलिया में अधिकतर होता है जो अपने बच्चे को जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ मैंने एग्जाम्पल बताया जो बच्चे को जन्म न दे के लेग को जन्म देते हैं। मैमेलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैमरी ग्लैंड होते हैं और मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को, क्योंकि उनको नरिश करना होता है अपने यंगर चाइल्ड को। क्लियर? तो यही सब मैंने ये सारे मैं बता ही दिया कि क्या होता है। क्लियर है? ये सब मैंने बता ही दिया। जैसे देखो क्लास पिस्कस में वो सारे आते हैं, फिश आते हैं। फिश का एग्जांपल दिया गया है कि दे आर स्पेशल एडेप्टिव फीचर सच एज स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, टेल प्रेजेंस होता है मूवमेंट के लिए, लेग गिल्स प्रेजेंट होता है कि वाटर में लिव करना है और सांस लेना है। एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग्स वगैरह आते हैं और ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होते हैं, मैंने बताया ना। इन द लार्वल स्टेज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। देखो जब क्योंकि इनका जन्म होता है, पता है इनका जन्म होता है पानी में, तो इनके लार्वल स्टेज जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जहाँ से सांस लेना है वो गिल्स होता है। लेकिन धीरे धीरे एडल्ट स्टेज में आते हैं तो इनको तो ज़मीन पे भी आना है, ज़मीन पे आना है तो इनके लिए लंग तो चाहिए ही चाहिए, तो इनको लंग भी आ जाते हैं और कभी कभी ये स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं और फिर ये अपने अंडा देने वाटर में ही जाते हैं। तभी तो इनके जो बच्चे होते हैं वो लार्वल स्टेज पे होते हैं, तो इनके पास सिर्फ गिल्स होते हैं। क्लियर? क्रास रेप्टाइल जो होते हैं जिसमें लेजार्ड होते हैं, स्नेक होते हैं, तो द बॉडी ऑफ रेप्टाइल एक कवर होता है थ्रू स्किन का, ताकि ये वाटर लॉस नहीं कर सकें। क्लियर? और उसको स्केल बोलते हैं। क्लास एप्स तो आपको पता ही है, बर्ड वाला है। और मैमिलिया भी आपको पता है कि जिसके पास मैमरी ग्लैंड होता है, और मैमरी ग्लैंड का मतलब होता है इनको बॉडी नरिश करना है अपने बच्चों का, तो ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और देयर स्किन हैज ए हेयर एज वेल एज स्वेट ग्लैंड होता है, मतलब इसके स्किन में बाल भी होते हैं और स्वेट ग्लैंड भी होता है इनके स्किन में, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। क्लियर? तो और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ बस इतना ही। तो बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए आप अपने अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आप कुछ कमेंट में कुछ स्पेशल लिखो, जैसे एनसीईआरटी जोन लिखो, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक देखते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी भेज सकते हो, और अपने फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। और इसका पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेगा लिंक जाने का हमारे ब्लॉग का, तो ब्लॉग पे आपको डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यही सेम टू सेम। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसका पीडीएफ से रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।